हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ क्रमांक 10 ठेस। ये एक पूरक पठन है। इसके कवि फणीश्वर नाथ रेणु। परिचय है। इनका जन्म हुआ था 1121 में बिहार में पूर्णिया में। इनकी मृत्यु हुई थी 1977। परिचय: हिंदी कथाधारा का रूप बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को शादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लयताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। मतलब ये जो भाषा में लिखते हैं उनसे एक जादुई असर मिलता है सबको। प्रमुख कृतियाँ हैं मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह है, शीर्ण जल धंजाल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोतराज है आदि। तो चलिए अब हम अपना लेसन चालू करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। बेकार मतलब बिना मजदूरी दिए गया हुआ काम। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राह हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तलकर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसके मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक मतलब पर्दा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव में पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती, मतलब थोड़ा थोड़ा परोसी तरकारी मतलब भाजी। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए, मतलब चटाई के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सूंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी गुच्छे बनाता। फिर गुच्छियों ये कैसे काम करता है सिरचन, उसका ढंग बताया गया है। अगर क्वेश्चन में आता है तो ये लिखने का है। फिर गुच्छियों को रंगने को से लेकर सुतली समझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में ज़रा भी बाधा पड़ी तो यौवन सांप की तरह फुकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँह ज़ोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी में पेड़ भर भात और काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में ज़रा भी झाला वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी
किसी दिन आके पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, मतलब ऐसे बोल देता था कि किसी दिन आके कर दूंगा, लेकिन आता कभी नहीं था। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े भूसी चुन्नी रखने के लिए मूछ सतरंगे डोर के मोड़े भूसी चुन्नी रखने के लिए मूछ की रस्सी के बड़े बड़े झाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्ते की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम ही जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि हम गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने के एकांत पुराना दुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात में भी कारगर है। महाजन टोले के बज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही सिरचन भी बोलता है। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी के सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। लेखक बोलते सिरचन नहीं बोल रही है। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टी के बिना आएगी तो मानू तो भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ कहती अभी देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वो चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक बन रही है। मजली भाभी ने से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती तो मोहर छाप वाली धोते देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ी है, मतलब उसने सुन लिया। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनाता बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात कर रही है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति के साथ तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारे अपने काम में मगन। सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास आया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई या घर में के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता। काके सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की बाहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई वे इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम अपने काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस के टंगे हुए अधूरे चिक को फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती है। इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा
कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखा। कहा, छोटी चाची, जरा अपनी टिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सतुली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीठ झुकाया, अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वो कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मेरी बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी, मतलब लेखक चुपचाप वापस लौट गए। वो समझ गए कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक के रंगीन छीट पर झालर लगाने लगी। वो भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है। अपने साथ मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची ने सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? सिरचन जो प्लेटफॉर्म पे गए स्टेशन पे, तो वो बाहर से बुलाता है। वो जब पुकारता है तो लेखक बोलते हैं, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। ये लेसन लिया गया है फणीश्वर नाथ की संपूर्ण कहानियों से। तो आज हमने इसको भी ख़त्म करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा लेसन लेंगे।